नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू हुई कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन रात होते होते उम्मीदें दहशत के आगोश में खो गई। हर बार लगा कि शायद आने वाला दिन अच्छा होगा, फिर लगने लगा कि आने वाला महीना अच्छा होगा, और अब ये लग रहा है कि शायद आने वाला साल अच्छा होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोरोना संक्रमण दर में हो रही कमी के आंकड़ों ने थोड़ी उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं, पर मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो कोरोना को हराकर अस्पतालों से लौटे, वो यही सोचते होंगे कि अब उन्हें दोबारा ऐसे खौफनाक दौर से गुजरना न पड़े। कमजोर पड़ती कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में फिर कभी उन्हें अस्पतालों में बेड के लिए संघर्ष न करना पड़े, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़े, अंतिम संस्कार के लिए शमशान या कब्रिस्तान में घंटों इंतजार न करना पड़े, कोई इतना मजबूर न हो कि अपनों के शवों को चुपचाप गंगा में प्रवाहित करना पड़े। आंकड़े भले ही बेहतरी के संकेत दे रहे हों, लेकिन जानलेवा वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के तांडव के बीच तीसरी लहर की भविष्यवाणी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना की दूसरी लहर आखिर कब खत्म होगी? इस महामारी की तीसरी लहर कब आएगी और उससे बचने का क्या है प्लान? कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आएंगे। इन दलीलों का क्या है वैज्ञानिक आधार? कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, यानी अपना रूप, रंग और लक्षण बदल रहा है। ऐसे में मौजूदा वैक्सीन कोरोना से निपटने में कब तक कारगर साबित होगी? क्या वैक्सीन की 2 डोज कोरोना को हराने के लिए काफी है, या हर साल बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है? हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी? और क्या कभी कोरोना वायरस खत्म होगा, या अब इसी के साथ जीना होगा? नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक, मुंबई से मैक्सिको तक, पटना से पेरिस तक, लखनऊ से लंदन तक, शिमला से सिंगापुर तक लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस कब खत्म होगा? पहले की तरह जिंदगी कब सामान्य होगी? लोगों के चेहरे से मास्क कब हटेगा? आज के इस खास कार्यक्रम में मैं इन्हीं यक्ष प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया से खात्मा जरूरी है। अगर किसी भी एक देश में वायरस की शक्ति बढ़ी तो दूसरे देशों का प्रभावित होना लाजमी है। भारत में वायरस के फैलने के रफ्तार में कमी आई है, लेकिन इस बात का सुकून काफी नहीं है। बचने का एक ही तरीका है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट। ये समय सुस्त पड़ने का नहीं है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जरा भी सुस्ती अब 1 अरब 35 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान को फिर बड़े खतरे में डाल सकती है। कोरोना की पहली लहर के कमजोर पड़ने के बाद
जिस तरह से लोग सुस्त पड़ गए, लोगों के चेहरे से मास्क हटने लगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल ज्यादातर लोगों के लिए कल की बात हो गई। लोगों ने जमकर लोहड़ी, बिहू मनाया। लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, तो आस्था के कुंभ में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बाजार से मॉल तक सब पहले की तरह गुलजार हो गए। लोगों के साथ साथ शायद सरकारों को भी लगने लगा कि कोरोना कल की बात है। लेकिन इस सुखद एहसास को एक झटके में तहस नहस किया कोरोना की दूसरी लहर ने, जो सुनामी बनकर आई, जिसके आगे हमारा सिस्टम, हमारी तैयारियां, सब कुछ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। सब लोगों ने ये मान लिया था कि अब संक्रमण चला गया, कोविड संक्रमण चला गया, और कुछ महत्वपूर्ण पद पे आसीन लोगों ने भी ये बात कही थी। तो उससे लोगों में एक ऐसा सेंस ऑफ लापरवाही आया कि जबकि 10,000 संक्रमित संख्या आ रही थी रोज की, उस 8,000 से कम तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उसका ही जो हमने ये देखा, जो लापरवाही थी, उसका नतीजा देखा कि किस तरह से संक्रमण बढ़ा। फिर होली भी आई, फिर इसके बाद इलेक्शन रैलीज भी हुई, उसके बाद कुंभ मेला हुआ, ईद का इतना भीड़ बाजारों में देखी गई। आप जिस शहर में चले जाइए, दिल्ली में, हैदराबाद में, और जहां पे भी मुस्लिम्स की आबादियां हैं, वहां पे खूब भीड़ें हुई, किसी ने भी परवाह नहीं की, और उसका जो परिणाम हुआ वो सबके सामने है। अब कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है, लेकिन कोई वैज्ञानिक, कोई वायरोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि दूसरी लहर कब खत्म होगी। पर जुलाई के बाद भारत में दूसरी लहर के अंत की भविष्यवाणी की जाने लगी है और करीब 6 से 8 महीने में तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। अगली वेव में जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, जो टारगेट होता है वायरस का, वो वाला व्यक्ति होता है जिसको कि पहले इन्फेक्शन ना हुआ हो ज़्यादातर, या जिसको वैक्सीन ना हुई हो। तो चूंकि हम बच्चों को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं अभी, और ज़्यादातर बच्चों को अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए एक ये जाहिर है कि ये डरने वाली बात है कि बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं वायरस में इन्फेक्शन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वायरस के अंदर कोई खास चीज़, इसका मतलब ये है कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों को ज़्यादा खतरा है, इसलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देशों ने किलर वायरस से बच्चों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक फाइजर की बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ ही मुल्क के 12 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज तेजी से दी जा रही है। अमेरिका के विख्यात महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची का कहना है कि 4 से 6 साल तक के बच्चों को भी इस साल दिसंबर या फिर नए साल के शुरुआती महीनों तक वैक्सीन लग जाएगी। सिंगापुर में भी 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर की बायोएनटेक का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। दुनिया के कुछ और देश भी अपने मुल्क के बच्चों को बचाने के लिए इसी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया की दलील है कि दुनिया की कोई रिसर्च इस बात का दावा नहीं करती कि बच्चे महामारी की किसी खास लहर में ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों में भी उसी तरह संक्रमण फैलता है जैसे एडल्ट्स में, लेकिन बच्चों में गंभीर संक्रमण की आशंका कम रहती है। चंद्रकांत लहरिया का मानना है कि वैक्सीनेशन बढ़ने से बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा जरूर कम होगा। यूके में भी हुई है, यूरोप में हुई है, तो बच्चों को अब वैक्सीन देना चाहिए। पर्टिकुलरली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो फैला सकते हैं, वो अपने ग्रैंड मदर को, पेरेंट्स को, टीचर्स को वो फैला सकते हैं। और उनको अब मास्क पहनने का ये, तो अब 5 साल के नीचे का बच्चा क्या मास्क पहनेगा या क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, तो वो तो नहीं कर सकते ना। तो अब ये बहुत अच्छी खबर है कि ये इनके लिए वैक्सीन आई है
और हमको इनको वैक्सीन कर देंगे 18 साल के नीचे तक के लोगों को और बच्चों को, तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोल सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बच्चे सिर्फ खाना खा के नहीं बड़े होते। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन पहले ही भारत के लिए अगले 6 से 18 महीने बेहद अहम बता चुकी हैं। इस दौरान कोरोना की कई लहरें आने की भविष्यवाणी की जा रही है। मतलब 2022 के आखिर तक पूरी सावधानी बरतनी होगी। करीब 100 साल पहले दुनिया को घुटने पर लाने वाले स्पेनिश फ्लू के दौरान भी कई लहरें आई थी। पहली लहर से दूसरी लहर कई गुना घातक थी। स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर का प्रकोप भी दुनिया के कई शहरों में पहली लहर की तुलना में दोगुना ज्यादा घातक दिखा था। करीब 26 महीने तक स्पेनिश फ्लू का प्रचंड कहर पूरी दुनिया ने झेला। उस किलर वायरस से दुनिया का हर तीसरा आदमी संक्रमित हुआ। उस दौर में स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया को युद्ध और सीमाओं के विस्तार की जगह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बड़ी सीख दे गया। पर सवाल ये भी है कि क्या 26 महीने के तांडव के बाद उस फ्लू का वायरस खत्म हो गया? कई बड़े वायरोलॉजिस्ट की रिसर्च कहती है कि दुनिया की 1/3 आबादी को बीमार करने के बाद स्पेनिश फ्लू का H1N1 स्ट्रेन बदलते वक्त के साथ म्यूटेट होता रहा और महामारियों का नया स्ट्रेन बनाता रहा। कब खत्म होगा कोरोना? ये सवाल हमने कई बार पूछा। कई बार इसके जवाब के करीब भी पहुंचे, लेकिन सही जवाब नहीं मिल सका। पहले ये समझना होगा कि मेडिकल साइंस में किसी बीमारी का अंत कैसे होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की मशहूर साइंस जर्नलिस्ट और मेडिकल हिस्टोरियन जिना बारी कोलोटा के मुताबिक कोई भी बीमारी मेडिकली तब तक खत्म नहीं होती जब वो बीमारी फैलना बंद कर दे। लेकिन महामारी के समाप्त होने के 2 और तरीके हैं। पहला है सामाजिक। वो तब होता है जब समाज में उस बीमारी का खौफ खत्म हो जाता है। और दूसरा है राजनैतिक, जब सरकारें महामारी के ऊपर बना कानून हटा देती हैं, यानी महामारी की वजह से खड़े किए गए तमाम बंदिशें हटा लिए जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण चेन को तोड़ने में लॉकडाउन बहुत मददगार साबित हुआ। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के बाद कोरोना के कम होते केस इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन राज्यों ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन तक लगाने में देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री मोदी संक्रमण चेन तोड़ने के लिए छोटे कंटोनमेंट जोन पर जोर देते रहे। जिले के कलेक्टरों को कोरोना के खिलाफ जंग में फील्ड कमांडर बताने लगे। मतलब इस महामारी से निपटने के लिए एक नीति नहीं, क्षेत्र के हिसाब से रणनीति आजमानी होगी। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। महामारी की वजह से लगी बंदिशें अभी जारी हैं। इन बंदिशों में ही ज्यादातर राज्य सरकारें अपने लोगों की जिंदगी की सुरक्षा देख रही हैं, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस महामारी के खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। मेडिकल साइंस में भी इस महामारी को जड़ से खत्म करने का उपाय अभी तो नहीं दिख रहा है। उधर पूरी दुनिया को घुटने पर लाने वाली इस महामारी का वायरस
लगातार अपना रंग रूप बदल रहा है। ओरिजिन तो इस वायरस की एक ही है और वो है चाइना के वुहान सिटी से। वहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद ये धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। इसमें हजारों चेंज आ चुके हैं अभी तक। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे कोई चेंज का जो कॉम्बिनेशन है, जो चेंज जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है, ज़्यादा फैलने लगता है, तो उसको हम वेरिएंट बोलने लगते हैं। वायरस का B.167.2 वेरिएंट पिछले साल सामने आए कोरोना वायरस के वेरिएंट से कई गुना ज्यादा संक्रामक है। इसे ही हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के सुनामी में तब्दील होने की बड़ी वजह माना जा रहा है। वायरस के इस वेरिएंट के ज्यादा घातक बनने में स्पाइक प्रोटीन T478K को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि स्पाइक प्रोटीन T478K को लेकर वैज्ञानिकों के पास अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। वायरस के B.1.617 के अब तक 3 सब वेरिएंट्स की पहचान की गई है। B.1.617.1 भारत में इसका असर दिखा, लेकिन अब इसके मामले घट रहे हैं। B.1.617.2 इसे सबसे ज्यादा संक्रामक और खतरनाक माना जाता है। और तीसरा B.1.617.3। तीनों सब वेरिएंट्स में से पहले और तीसरे वेरिएंट में ज्यादातर आम स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस पाए जाते हैं, लेकिन B.1.617.2 वेरिएंट बिल्कुल अलग तरह का है। डिफरेंट क्लेड या रीअसॉर्टेड डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। सो म्यूटेशंस भी हो सकता है कि पूरा होल वर्ल्ड का म्यूटेशन फैला हो, या हो सकता है कि रीजन में फैला हो और वहीं पर सीमित है। वायरसेस और होस्ट का भी बहुत रिलेशनशिप होता है, तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द होस्ट एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ वायरस कुछ एरियाज में अच्छी तरह से पनपते हैं, दूसरे एरियाज में इतनी अच्छी तरह से नहीं पनपते हैं। पहले मोटे तौर पर कोरोना के 3 तरह के वायरस टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी सामने आए। दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए वायरस के यही 3 टाइप जिम्मेदार माने गए। टाइप ए ये कोरोना का असली जीनोम था, जो वुहान में मौजूद वायरस में मौजूद था। इसका म्यूटेशन हुआ और उन अमेरिकन्स में पहुंचा जो वुहान में रह रहे थे। वुहान से लौटने वाले लोगों के जरिए ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। टाइप बी पूर्वी एशियाई देशों में ये स्ट्रेन फैला, लेकिन एशिया के कुछ देशों तक ही सीमित रहा। टाइप सी यूरोपीय देशों में सामने आया कोरोना का ये स्ट्रेन तेजी से फैला। इटली में ये वायरस जर्मनी से पहुंचा और जर्मनी में इसका संक्रमण सिंगापुर के लोगों के जरिए हुआ। दुनिया के नक्शे पर कोरोना की लहर कहीं सुस्त, कहीं सुपरसोनिक बनी हुई है। ऐसे में इस महामारी का खात्मा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। वैज्ञानिकों की भी यही सोच है कि कोरोना वायरस लगातार क्षेत्र, मौसम और समय के हिसाब से अपना रंग रूप बदलता रहेगा। समाज और राजनीतिक नेतृत्व का रुख बीमारी को लेकर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस के दिशा निर्देश पूरी दुनिया में तकरीबन एक जैसे हैं। पूरी दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट इस बात को लेकर एकमत हैं कि कोरोना का अंत नजदीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में ही चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है। फिर भी भारत में 1 अरब से ज्यादा लोगों को टीका लगाना कोई मामूली काम नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन भारत में वैक्सीन की किल्लत और वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार ने लोगों की बेचैनियां कई गुना बढ़ा दी हैं। 1 मई से ही सरकार ने 18 साल से अधिक
उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का रास्ता खोल दिया, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में टीकाकरण का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई। पिछले 4 महीने में जिस रफ्तार से लोगों को कोरोना का टीका लगा है, उस हिसाब से रोजाना औसतन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। नीति आयोग के स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का अनुमान है कि दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज मिल जाएगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 95 करोड़ है। ऐसे में अगर दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज का इंतजाम हो जाता है, तो भारत के सभी एडल्ट्स को कोरोना से बचाने वाली संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि वैक्सीन की इतनी डोज आएगी कहां से? वैक्सीन के इंतजाम के लिए जिस फॉर्मूले से जोड़ घटाव किया जा रहा है, वो दूर से एक गुब्बारे में हवा भरने जैसा दिख रहा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। सवाल ये लाजमी है कि अगर सरकार की योजना के मुताबिक वैक्सीन का इंतजाम हो भी गया, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज करनी होगी। आज अगर रोजाना औसतन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो दिसंबर तक सबके वैक्सीनेशन के लिए इस रफ्तार को कम से कम 5 गुना बढ़ानी होगी। विद पब्लिक हेल्थ मेजर्स हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा अबाउट 70। हमारे पास जो वैक्सीन है वो 95% 98% इफेक्टिव नहीं है। हमारे पास जो वैक्सीन है 60-70% इफेक्टिव है। उन लोगों के यहाँ 60% तक अगर वैक्सीनेट कर लो 70%, तो करीब पूरा कंट्रोल हो जाता है। हमारे यहाँ हमको 80% तक की पॉपुलेशन, 85% तक की पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा, तब हम इसको कंट्रोल करें, तब कोई थर्ड वेव एक्सेट्रा नहीं आएगा। बिल्कुल पक्का है। लेकिन एम्स के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर MC मिश्रा का मानना है कि वायरस जिस तेजी के साथ म्यूटेट कर रहा है, उसमें इस बात की संभावना हो सकती है कि आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध मौजूदा वैक्सीन प्रभावी साबित न हो या बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़े। वैक्सीन्स में बदलाव भी करने पड़ेंगे आने वाले समय में कि वो म्यूटेंट वायरसेस के खिलाफ भी काम करें। तो ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे मैंने दोनों डोज मान लीजिए मई में मेरी पूरी हुई, तो मुझे अगले वर्ष मई में फिर बूस्टर लगवाना पड़ सकता है, और पड़ेगा ही मेरे हिसाब से। दूसरी ओर पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। दुनिया के हर हिस्से के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए $50 बिलियन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसके मुताबिक 2021 के आखिर तक 40% और बाकी 60% लोगों को जून 2022 तक वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। इस प्रस्ताव में बताया गया कि वैक्सीनेशन में निवेश दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदे का सौदा है। दुनिया की आर्थिक नब्ज पर नजर रखने वाली संस्था IMF का अनुमान है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर $50 बिलियन का खर्च दुनिया को $9 ट्रिलियन का फायदा करवा सकता है। दूसरी लहर के कड़वे अनुभवों से सीख लेते हुए सरकारी तंत्र अभी से तीसरी लहर से निपटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं।
ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने से लेकर मेकशिफ्ट अस्पतालों को तैयार करने तक, डॉक्टरों से लेकर ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ तक के इंतजाम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। कोई टास्क फोर्स बना रहा है, कोई एक्सपर्ट्स कमेटी बना रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मेकशिफ्ट अस्पतालों में तैनाती के प्लान पर काम कर रहा है। राज्य सरकारें हिसाब लगाने में जुटी हैं कि महामारी की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए उन्हें और कितने ज्यादा बेड और आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, कितनी ऑक्सीजन और किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोरोना के कोप से लोगों को बचाने के लिए सियासतदां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कुछ समय के लिए किनारे रख पाएंगे? क्या तीसरी लहर में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सिस्टम पूरी क्षमता और बेहतर तालमेल के साथ खड़ा होगा? क्या लोग भी सरकार की ओर से तय कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से एक कदम आगे बढ़कर अपनी समझदारी और जागरूकता की नजीर पेश करेंगे? तीसरी वेव जो है वो आएगी, लेकिन किस हद तक होगी, विजिबल भी होगी कि नहीं, या बहुत ही खतरनाक होगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं उस समस्या के सामने। हम वैक्सीनेट होते हैं, सब लोग, वैक्सीन सबको मिलती है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं और टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग वाला जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं, तो शायद तीसरी वेव से हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं ये सब करते हैं तो हमको नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिलहाल सावधानी और वैक्सीन ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे कारगर हथियार है। किसी भी शख्स की मामूली लापरवाही भी कईयों की जान खतरे में डाल सकती है। ऐसे में आपसे मेरी यही गुजारिश है कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, डॉक्टर अपनी तरफ से लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं, लेकिन बगैर आपके धैर्य, अनुशासन और पूर्ण भागीदारी के इस महामारी का खात्मा नामुमकिन है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी, धैर्य रखिए, मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। मौत की इस जंजीर को तोड़ के ही दम लेंगे, जीवन की मृग तृष्णा से एक नया जन्म लेंगे। दुख है बड़ा पर थोड़ा थोड़ा सब में बट जाएगा, सब में बट जाएगा। मुश्किल वक्त है, कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।